इतिहास के सबसे मशहूर मरीज एचएम का अध्ययन किया। एचएम का असली नाम हेनरी मोलायजन था। जब एचएम 7 साल का था तो साइकिल से गिरने के कारण उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। इसके कुछ ही समय बाद उसे दौरे पड़ने लगे, जिससे वह बेहोश हो जाता था। 16 साल की उम्र में उसे इतना गंभीर दौरा आया कि इसका असर उसके पूरे दिमाग पर हुआ। इसके बाद वह दिनों में 10 से भी ज्यादा बार बेहोश होने लगा। 27 वर्ष का होने तक एचएम पूरी तरह हताश हो चुका था। दौरों को कम करने की दवा का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वह होशियार तो था, लेकिन अपनी स्थिति के कारण किसी भी नौकरी पर टिक नहीं पाता था। वह अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घर में रहता था। एचएम एक सामान्य जीवन जीना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसे डॉक्टर की मदद ली जिसके अंदर नए प्रयोग करने की गहरी जिज्ञासा थी और वह इलाज में गलती करने से डरता नहीं था। तब तक विभिन्न अध्ययनों से यह पता लग चुका था कि दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस का संबंध दौरे पड़ने से होता है। जब डॉक्टर ने एचएम के दिमाग का ऑपरेशन कर उसके दिमाग के सामने के एक हिस्से को उठाकर एक छोटी नली द्वारा हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास फैले तंतुओं को बाहर खींचने का प्रस्ताव दिया तो एचएम तुरंत सहमत हो गया। 1953 में एचएम का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वह जैसे जैसे स्वस्थ होता गया उसके दौरे भी कम होते गए, लेकिन इसके साथ ही यह बात भी सामने आई कि एचएम का दिमाग मौलिक रूप से परिवर्तित हो चुका था। एचएम अपना नाम जानता था और उसे यह भी याद था कि उसकी मां आयरलैंड से थी। उसे 1929 में शेयर मार्केट का ध्वस्त होना और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस के नॉर्मंडी पर हुआ आक्रमण भी याद था, लेकिन वह इसके बाद के लगभग एक दशक की सारी यादें, अनुभव, संघर्ष सब कुछ भूल चुका था। जब एचएम की याददाश्त की जांच करने के लिए एक डॉक्टर ने उसे अंकों की एक सूची को ताश खेलकर दिखाया तो उसे समझ में आ गया कि अब एचएम किसी भी नई जानकारी को 20 सेकंड से ज्यादा याद नहीं रख सकता। एचएम के ऑपरेशन से लेकर सन 2008 में उसकी मृत्यु तक उसके लिए हर मनुष्य, हर गीत, हर कमरा, हर चीज पूरी तरह एक नया अनुभव था। उसका दिमाग लगभग ध्वस्त के समय किसी एक बिंदु पर अटक गया था। वह हर दिन इस बात पर आश्चर्य करता था कि काले रंग के छोटे से आयताकार डिब्बे, जिसे रिमोट कहते हैं, उसकी मदद से टीवी के चैनल बदले जा सकते हैं। दिन में दर्जनों बार वह डॉक्टरों और नर्सों को अपना परिचय देता था। एस्क्वायर बताते हैं कि एचएम के दिमाग का अध्ययन करना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिमाग के अध्ययन में याददाश्त एक ठोस और रोमांचक मार्ग है। मैं अमेरिका के ओहियो में पला बड़ा हूँ। मुझे याद है जब मैं पहली कक्षा में था और हमारी टीचर हम सबको मोम की रंग बिरंगी पेंसिल बांट रही थी। मुझे जितने भी रंगों की पेंसिल मिली, मैंने उन्हें कागज पर एक साथ एक जगह घिसकर यह जानने की कोशिश की कि इससे काला रंग बनेगा या नहीं। मुझे यह घटना तो अच्छी तरह याद है, लेकिन अपनी उस अध्यापिका का चेहरा क्यों याद नहीं है। मेरे दिमाग ने उस एक याद को अन्य घटनाओं से अधिक महत्व क्यों दिया। एस्क्वायर यह देखकर अचंभित थे कि यूजीन के स्कैन्स एचएम से कितने मिलते जुलते हैं। दोनों के ही दिमाग के मध्य भाग में अखरोट के आकार का धब्बा था। एचएम की ही तरह यूजीन की भी याददाश्त जा चुकी थी। एचएम और यूजीन में अंतर। इसके बाद जब एस्क्वायर ने यूजीन के कुछ और परीक्षण किए तो पता चला कि एचएम और यूजीन में गहरा अंतर है। जैसे कि एचएम से मिलते ही पता चल जाता था कि वह अस्वस्थ है, जबकि यूजीन समान बातचीत करने से लेकर कई अन्य कार्यों तक सब कुछ इतने आराम से कर लेता था कि आमतौर पर उसे देखकर उसकी असली स्थिति का पता नहीं लगता था। ऑपरेशन ने एचएम को इतना कमजोर बना दिया था कि उसके बाद उसे आजीवन अस्पताल में रहना पड़ा। दूसरी ओर यूजीन अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। एचएम किसी एक विषय पर लंबे समय तक बातचीत नहीं कर सकता था, जबकि यूजीन हर बातचीत को चतुराई से उपग्रहों या फिर मौसम जैसे विषयों की ओर ले जाता था, क्योंकि इनके बारे में वह स्वयं लंबे समय तक बात कर सकता था। चूंकि वह एक अंतरिक्ष
प्रौद्योगिकी कंपनी में टेक्नीशियन था, इसलिए उसके लिए इन विषयों पर बात करना आसान था। यूजीन का परीक्षण। परीक्षण की शुरुआत में स्क्वायर ने यूजीन से उसकी किशोर अवस्था के बारे में पूछा। यूजीन ने मध्य कैलिफोर्निया के एक शहर के बारे में बताया जहां वह पला बढ़ा था। साथ ही उसने मर्चेंट मरीन्स के अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए ऑस्ट्रेलिया की एक यात्रा के बारे में भी बताया। उसे अपने जीवन की 1960 से पहले की लगभग सारी घटनाएं याद थी। इसके आगे के दशकों के बारे में पूछने पर यूजीन ने विनम्रता से विषय बदलते हुए कहा कि कुछ कारणों से मुझे हाल की ही घटनाओं को याद करने में कठिनाई हो रही है। यूजीन की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने पर स्क्वायर ने पाया कि पिछले 3 दशकों के बारे में कुछ भी याद न होने के बावजूद यूजीन की बुद्धि प्रखर है। यहाँ तक कि यूजीन में जवानी के समय की सारी आदतें अब भी बरकरार थी। इसलिए जब कभी स्क्वायर यूजीन को पानी का गिलास देते हुए या कोई विशेष जवाब विस्तार से देने के लिए यूजीन की प्रशंसा करते तो यूजीन उन्हें धन्यवाद देता और बदले में उनकी भी प्रशंसा करता। जब भी कोई उसके कमरे में प्रवेश करता तो यूजीन उठकर उसे अपना परिचय देता और उसके हालचाल जरूर पूछता। लेकिन जब यूजीन को अंकों की किसी श्रृंखला को या प्रयोगशाला के बाहरी गलियारे आदि को याद कर उसका वर्णन करने को कहा गया तो डॉक्टरों को कुछ नई बातें पता चली, जैसे कि यूजीन किसी भी नई जानकारी को अधिकतम 1 मिनट से ज्यादा याद नहीं रख सकता था। यूजीन को जब उसके पोते पोतियों की तस्वीरें दिखाई गई तो उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। जब स्क्वायर ने यूजीन से उसकी बीमारी के बारे में पूछा तो पता चला कि उसे बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने के बारे में कुछ भी याद नहीं था। असल में यूजीन अपनी याददाश्त होने के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके अनुसार न तो उसे कोई चोट लगी थी, न ही उसने अपनी याददाश्त खोई थी। अतः यूजीन के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि वह अस्वस्थ है। यूजीन से मिलने के कुछ महीने बाद जब स्क्वायर उसकी याददाश्त को परखने के लिए कुछ नए प्रयोग किए, जब इस दौरान यूजीन और बेवर्ली लॉस एंजिल्स के समुद्र तट पर बसे प्लाया डेल रे को छोड़कर अपनी बेटी के घर के करीब सैन डिएगो में रहने चले गए। यहाँ स्क्वायर कई बार जांच करने के लिए उनके घर आया करते थे। एक दिन उन्होंने यूजीन से कहा कि वह अपने घर का नक्शा बनाए। यूजीन ने कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। तुम सुबह जागने के बाद घर के अन्य कमरों में कैसे जाते हो? स्क्वायर ने यूजीन से पूछा। सच कहूं तो मुझे नहीं मालूम, यूजीन ने जवाब दिया। स्क्वायर अपने लैपटॉप पर यूजीन की टिप्पणियों के बारे में नोट्स बनाने लगे। इस दौरान यूजीन का ध्यान कहीं और चला गया। वह कमरे में यहाँ वहां देखने लगा, फिर वह उठकर गलियारे की ओर गया और शौचालय चला गया। कुछ मिनटों बाद शौचालय से फ्लश की आवाज आई और फिर नल से पानी बहने की। अपनी पतलून पर हाथ पोंछता यूजीन एक बार फिर सामने के कमरे में स्क्वायर के बगल में आकर बैठ गया और निश्चिंत होकर अगले प्रश्न का इंतजार करने लगा। इस समय इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि जो इंसान अपने घर का नक्शा तक नहीं बना पा रहा है, उसने इतनी आसानी से घर का शौचालय कैसे ढूंढ लिया। आगे चलकर यह प्रश्न और इसके जैसे कई अन्य प्रश्न हमें नए आविष्कारों के एक ऐसे रास्ते पर ले गए जिसने आदतों की शक्ति के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इससे एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति शुरू हुई जिसके चलते आज हजारों शोधकर्ता पहली बार इस बारे में शोध कर रहे हैं कि इंसान के जीवन पर आदतों का क्या प्रभाव पड़ता है। कुर्सी पर बैठे यूजीन की नजर स्क्वायर के लैपटॉप पर पड़ी। यह सचमुच अद्भुत है। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करता था तब इस मशीन को रखने के लिए 6-6 फुट के कई रैकों की जरूरत पड़ती थी। नए घर में आने के बाद कुछ सप्ताह तक बेवर्ली रोजाना यूजीन को बाहर टहलाने के लिए ले जाने की कोशिश करती थी। डॉक्टरों ने बेवर्ली को यूजीन से व्यायाम करवाने की सलाह दी थी। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि जब यूजीन दिन भर घर पर रहता तो पूरे दिन बेवर्ली से बार बार एक ही तरह के सवाल पूछता रहता, जिससे बेवर्ली परेशान हो जाती थी। इसलिए बेवर्ली रोज सुबह शाम यूजीन को टहलाने के लिए चौराहे तक ले जाती थी। वे दोनों हर रोज एक साथ उसी रास्ते से चौराहे तक पहुंचते थे। डॉक्टर ने बेवर्ली को यूजीन पर नजर रखने के लिए कहा था। उन्होंने बेवर्ली को
आगाह किया था कि अगर किसी दिन यूजीन घर से निकलकर रास्ता भूल गया तो न तो वह खुद रास्ता ढूंढ पाएगा और न किसी को और से मदद ले पाएगा। अचानक एक दिन सुबह कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल उस दिन यूजीन को टहलाने के लेकर जाने के लिए बेवर्ली तैयार हो ही रही थी कि यूजीन अचानक घर के सामने वाले दरवाजा से बाहर चला गया। क्योंकि उसे घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने की आदत थी, इसलिए कुछ देर तक बेवर्ली समझ रही थी कि यूजीन घर पर नहीं है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, वह दौड़ी दौड़ी घर से बाहर निकली और घबराकर यूजीन को यहाँ वहां ढूंढने लगी। उसे यूजीन कहीं नजर नहीं आया। बेवर्ली उसे पड़ोसियों के घर ढूंढने लगी। चूंकि मोहल्ले के सारे घर एक जैसे दिखते थे, इसलिए बेवर्ली को शक हुआ कि कहीं यूजीन गलती से किसी पड़ोसी के घर में तो नहीं घुस गया। वह पड़ोसियों के घर जा जाकर बेसब्री से उनके दरवाजे की घंटी बजाने लगी, लेकिन यूजी किसी पड़ोसी के घर नहीं मिला। बेवर्ली इतनी घबरा गई कि उसे रोना आ गया। वह दोबारा सड़क की ओर दौड़ी और रोती हुई चिल्ला चिल्लाकर यूजीन को पुकारने लगी। बेवर्ली के मन में तमाम बुरे ख्याल आने लगे। कहीं यूजीन ट्रैफिक में फंसकर किसी गाड़ी के नीचे न आ जाए। किसी के पूछने पर वह घर का पता कैसे बताएगा? यह सब सोचकर बेवर्ली और घबरा गई। यूजीन को ढूंढते ढूंढते 15 मिनट से ज्यादा समय हो चुका था। जब यूजीन की कोई खबर नहीं मिली तो आखिरकार बेवर्ली पुलिस को फोन लगाने के लिए घर की ओर दौड़ी। वह हड़बड़ी में दरवाजे खुलकर घर के अंदर आई और देखा कि यूजीन सामने वाले कमरे में आराम से बैठा टीवी पर हिस्ट्री चैनल देख रहा है। बेवर्ली को रोते देखकर वह हैरान रह गया। जब बेवर्ली ने यूजीन से पूछा, तुम कहाँ थे, तो उसने बताया कि मैं घर से बाहर कब निकला और कहाँ गया मुझे कुछ भी याद नहीं। उस समय यूजीन यह भी समझ नहीं पा रहा था कि बेवर्ली नाराज क्यों है। फिर बेवर्ली ने मेज पर पड़ा देवदार के शंकुओं का ढेर देखा। उसे याद आया कि जब वह यूजीन को बाहर ढूंढ रही थी तो ऐसा ही ढेर उसने एक पड़ोसी के आंगन में भी देखा था। उसने करीब आकर यूजीन के हाथों को देखा। उसके हाथों पर उन शंकुओं का चिपचिपा रस लगा हुआ था। बेवर्ली को समझ में आ गया कि यूजीन उसे छोड़कर अकेले ही टहलने चला गया होगा और शायद चौराहे तक टहलने के बाद वापस आते समय ये शंकु उठा लाया होगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि यूजीन सुरक्षित वापस लौट आया था। इसके बाद यूजीन रोज सुबह अकेले ही टहलने जाने लगा। बेवर्ली उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन ये कोशिश बेकार साबित हुई। बेवर्ली बताती है कि मैं यूजीन को घर के अंदर रहने के लिए कहूं, तब भी वह कुछ मिनटों बाद यह बात भूल जाता था। कई बार तो मैंने इस डर से उसका पीछा भी किया कि कहीं वह हो न जाए, लेकिन वह हर बार सुरक्षित लौट आता था। कभी वह देवदार के शंकु तो कभी पत्थर उठा लाता था। एक बार तो वह रास्ते पर पड़ा किसी का बटुआ उठा लाया और इसी तरह एक बार वह कुत्ते का पिल्ला उठा लाया था। पर यूजीन को कभी याद नहीं रहता था कि ये सब चीजें कहां से आई। जब स्क्वायर और उसके सहायकों को यूजीन के इस सैर सपाटे के बारे में पता चला तो वे सब हैरान रह गए। अब उन्हें संशय होने लगा कि यूजीन के दिमाग में उसकी चेतन स्मृति के अलावा कुछ और भी है जो सक्रिय है। उन्होंने एक नए प्रयोग का नमूना तैयार किया। फिर स्क्वायर का एक सहायक यूजीन के घर आया और उसने यूजीन को अपने मोहल्ले का नक्शे बनाने के लिए कहा। यूजीन ऐसा नहीं कर पाया। फिर उसने यूजीन को उसके मोहल्ले का एक नक्शा दिखाया और उससे अपना घर अंकित करने को कहा। यूजीन कुछ देर तक तो आड़ी तिरछी लकीरें खींचता रहा। फिर वह भूल गया कि उसे क्या करने के लिए कहा गया था। फिर जब सहायक ने उससे पूछा कि घर में रसोई किस तरफ है, मैं नहीं जानता, यूजीन ने कमरों में चारों ओर देखते हुए कहा। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या करते हो यूजीन? सहायक ने एक और सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में यूजीन खड़ा हुआ, चलकर रसोई घर तक गया और ऊपर की अलमारी में रखा मूंगफलियों का डिब्बा ले आया। एक अन्य सहायक यूजीन की सैर के दौरान उसके साथ गया। दक्षिण कैलिफोर्निया के कभी न बदलने वाले बसंत के खुशनुमा मौसम में वे दोनों बोगनवेलिया सुगंधित फूलों वाली झाड़ी की सुगंध से
महती हवाओं के बीच करीब 15 मिनट तक टहलते रहे। यूजीन ने ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर स्क्वायर के सहायक को रास्ता दिखा रहा था। उसे किसी से भी रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। लौटते समय जब वे यूजीन के घर के करीब ही थे, उस सहायक ने यूजीन से उसके घर का पता पूछा। मुझे ठीक से याद नहीं, यूजीन ने जवाब दिया। इसके बाद वह फुटपाथ पर चलता हुआ सीधा अपने घर गया और बैठकर टीवी देखने लगा। अब स्क्वायर को समझ में आ गया था कि यूजीन का दिमाग नई जानकारी ग्रहण कर रहा है, मगर सवाल यह था कि यह जानकारी उसके दिमाग में कहाँ दर्ज हो रही है। यह कैसे संभव है कि जो इंसान यह तक नहीं बता पाता कि उसके घर में रसोई कहाँ है, वह उसी रसोई में जाकर मूंगफली का डिब्बा आराम से ढूंढ लाता है। इसी तरह अपने घर का पता न जानते हुए भी वह वापस घर कैसे पहुंच जाता है। इन प्रश्नों ने स्क्वायर को अचंभे में डाल रखा था। वे यह सोचकर हैरान थे कि आखिर यूजीन के क्षतिग्रस्त दिमाग में ये नए पैटर्न कैसे बन रहे हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मस्तिष्क एवं बोध विज्ञान विभाग के इमारत की प्रयोगशालाओं में कुछ सर्जिकल थिएटर भी थे। आम लोगों को ये थिएटर खिलौने वाले कमरों जैसे नजर आ सकते थे। यहाँ 1/4 इंच से भी छोटे आकार की छुरियां, ड्रिल और आरियां मौजूद थी, जो एक मशीनी हाथ से जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि सर्जरी की मेज भी इतनी छोटी थी मानो बौने डॉक्टरों के लिए बनाई गई हो। इन कमरों का तापमान हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस ही रखा जाता था। कमरे के ठंडे वातावरण के कारण सर्जरी करते समय कोशिकाओं की उंगलियां अस्थिर रहती थी। इन प्रयोगशालाओं के अंदर तंत्रिका विज्ञानी बेहोश किए गए चूहों के दिमाग में नन्हे सेंसर लगाते थे, जिससे वे चूहों के दिमाग में होने वाली छोटी से छोटी हरकतें भी जान लेते थे। होश में आने पर भी चूहों को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें पता है कि उनके दिमाग में तारों का जाल लगा दिया गया है। ये प्रयोगशालाएं आदतें विकसित होने की क्रिया के पीछे छिपे विज्ञान को समझने का मुख्य केंद्र बन चुकी है। इन प्रयोगों से ही पता चल पाया कि यूजीन, आप और मैं, हम सब रोजमर्रा के जीवन में आवश्यक आदतों का विकास कैसे करते हैं। सुबह दांत साफ करते समय या पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालते समय हमारे दिमाग में कौन सी जटिल गतिविधियां चलती रहती है, यह प्रयोगशाला के इन चूहों द्वारा उजागर हुआ। वही स्क्वायर के लिए ये प्रयोग यूजीन की गुत्थी सुलझाने के काम आए। इन प्रयोगों द्वारा वे जान पाए कि यूजीन नई जानकारी को आखिर कब से ग्रहण कर रहा है। 1990 में MIT के शोधकर्ताओं ने आदतों पर शोध शुरू किया। यूजीन भी इसी दौरान बीमार पड़ा था। इन शोधकर्ताओं के कौतूहल का केंद्र था दिमाग का वह छोटा सा हिस्सा जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। दिमाग की तुलना यदि प्याज से की जाए, जिसकी रचना एक के ऊपर एक बनी तंतुओं की परतों से होती है, तो क्रमिक विकास मूलक दृष्टिकोण से देखने पर कहा जा सकता है कि सिर की खाल के करीब की बाहरी परतें सबसे नई हैं। जब आप किसी नए आविष्कार के बारे में सोचते हैं या अपने किसी मित्र के चुटकुले पर हंसते हैं, तो दिमाग के ये बाहरी आवरण ही सक्रिय होते हैं। दिमाग के अंदरूनी हिस्से में दिमागी तने के पास, जहां वह रीढ़ से मिलता है, सबसे पुरानी संरचनाएं होती है। हमारे सहज स्वभाव से जुड़ी चीजें जैसे सांस लेना, निगलना अथवा उस स्थिति में हमारा चौंकना जब कोई अचानक झाड़ियों के पीछे से निकलकर हमें पल भर के लिए डरा देता है। इन सब का नियंत्रण यही सबसे पुरानी संरचनाएं करती है। दिमागों के बीचों बीच गोल्फ की गेंद के आकार का तंतुओं का एक गोला होता है, जो पानी में रहने वाले, जमीन पर रेंगने वाले और स्तनपायी जंतुओं में पाया जाता है। इसी को बेसल गैंग्लिया कहते हैं। वर्षों तक वैज्ञानिक तंतुओं के इस अंडाकार समूह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए थे। वैज्ञानिकों को संदेह था कि पार्किंसन रोग के लिए बेसल गैंग्लिया जिम्मेदार होता है। इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर पाया था। सन 1990 में MIT के शोधकर्ताओं के मन में यह सवाल उठने लगा कि
क्या बैसल गंगलिया इंसान की आदतों के लिए अनिवार्य है? उन्होंने गौर किया कि उनके प्रयोगों के जिन जंतुओं का गेंगलिया क्षतिग्रस्त है, उन्हें भूल भुलैया पार करने अथवा खाद्य पदार्थ का डब्बा खोलने जैसी सहज स्वभाव से जुड़ी चीजों में कठिनाई हो रही है। उन्होंने